हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स राजेंद्र क्लासेस। आप लोगों को मैंने 2 वीडियो दे दिए हैं। इसमें नंबर सिस्टम सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है हम लोगों को। मैंने कल सिलेबस भी बता दिया था आप लोगों को। इसके बाद 2 वीडियो इसके पीछे डले हुए हैं। तीसरा वीडियो में हम और चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको पूछते हैं, मैंने आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछा था कि वन कैसी संख्या है, भाज्य या अभाज्य है। तो मैं बता देता हूं, हमेशा ध्यान रखना, एक जो है वो ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। मतलब ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्लियर। इसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की संख्याओं में भाज्य कितनी है और अभाज्य कितनी है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैं बता देता हूं, 1 से 100 तक में जो अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है वो 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। आप काउंट भी कर सकते हैं। वैसे ये डायरेक्टली काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसमें याद रख सकते हैं इसको कि भाई 1 से 100 तक में 25 संख्याएं प्राइम होती हैं। और अब 25 में बची कितनी? 100 में बची 75। तो 75 संख्याएं भाज्य नहीं होती हैं, 74 संख्याएं भाज्य होती हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 74 होती है। क्लियर। ये 1 और 2 ये इफेक्ट डालता है इस चीज में, क्योंकि 2 जो है वो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, 2 बार काउंट हो जाती है। इस वजह से 74 जो होंगी वो भाज्य संख्याएं होंगी और 25 जो होंगी वो कैसी होंगी? अभाज्य होंगी। इस बात को आप याद रखिएगा। क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं। इसके बाद हमारा जो सिलेबस आगे हम बढ़ाना चाह रहे थे, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन था, वैसे मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि भाज्य और अभाज्य, जो भाज्य संख्याएं हैं वो उसके फैक्टर 1 सेल्फ के अलावा भी होते हैं, ठीक है। और जो अभाज्य है उसका 1 और सेल्फ के अलावा और कोई तीसरा फैक्टर नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। अब अगर हमें कोई चेक करना हो, मैं आपको इसमें यह भी कवर करूंगा कि आपको चेक कैसे कर सकते हो कि कोई संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो कोई एक चीज को समझ लेते हैं, दूसरी अपने आप पता चल जाएगी। तो अभाज्य संख्या की टेस्ट, चेक ऑफ प्राइम नंबर, कैसे करेंगे? कैसे पता करेंगे कि ये कोई संख्या भाज्य है या अभाज्य है? तो हम एग्जाम्पल के लिए कोई भी नंबर ले लेते हैं। मान लो हमने नंबर ले लिया कोई भी 193 ले लिया। इसको चेक करना है कि ये भाज्य या अभाज्य है। तो 193 हम क्या करेंगे? 193 से जस्ट आगे देखेंगे कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 193 के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 196। ये किसका स्क्वायर होता है? 14 का। 14 का स्क्वायर होगा 196। अब क्या करेंगे? 14 के से छोटे इसके जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उनको लिख लेंगे। 2, 3, 5, 7, 11 और 13। अब हम ये चेक करेंगे क्या 193 में इनसे किसी से भी डिवाइड लगता है? परफेक्टली डिविजिबल है। अगर ये परफेक्टली डिविजिबल हैं तो फिर ये कैसा कंपोजिट नंबर हो जाएगा? और अगर परफेक्ट नहीं कटता है तो फिर ये कैसा नंबर हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको यहां फिर एक बात बता रहा हूं, इसके आगे आप क्या करोगे? चेक कैसे करोगे? उसमें टाइम लगेगा। अगर 2 से डिवाइड करके देखोगे, 2 8 जा 2 9 जा 18, 13, 2 6 जा 12, 1 बचा। नहीं, ऐसे नहीं करना है। हम आपको डिविजिबिलिटी बताने वाले हैं। जस्ट इसके बाद का टॉपिक हमारा डिविजिबिलिटी का है। डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है भाई?
फर्स्ट नंबर पे आपका कोई इवन नंबर होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, नहीं है, 2 से नहीं कट रहा। 3 से इनका सम 3 से कट रहा है क्या, 9 3 12 और एक 13 नहीं कट रहा है, 3 से नहीं, 5 0 5 नहीं, 7 से भी नहीं, 6 घटाओगे 19 से 6 घटाओगे तो 13 बचेगा, 7 से नहीं कटता है, नहीं। 11 से 3 और एक 4, 9 में माइनस करो, 11 से भी नहीं कटता है। 13 से आप देख लो, 13 की डिविजिबिलिटी मैं बता दूंगा। तो अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हो तो ये 2 3 5 7 11 13 किसी से भी नहीं कटता है। देख लो 13 से कट रहा है 193, 13 से कंप्लीटली डिविजिबल, 13 1 जा 13, 63, 13 25 65 नहीं कट रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये किसी से भी नहीं कट रहा है अगर, तो फिर ये 193 कैसा नंबर हो गया, ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम प्राइम नंबर के बाद हम आपको जो मैंने अभी बताया, हम आपको डिविजिबिलिटी बताएंगे। मैं फिर से एक बार रिवाइंड करा दे रहा हूं। कोई भी नंबर होगा, 193 है जैसे, कोई भी नंबर हो, उसके जस्ट आगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लेना। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 193 के जस्ट बाद 196 था, तो हमने देखा कि ये किसका स्क्वायर है, 14 का। तो 14 के पीछे के जितने भी प्राइम नंबर है वो हमें लिखना होगा, 2 3 5 7 11 13, और 193 जो नंबर लिया है उससे डिवाइड करके देख लेना। अगर कट जाता है किसी ना किसी से तो ये कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या है, अगर नहीं कटता है तो ये अभाज्य संख्या है। क्लियर। इसके बाद मैं डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूं। डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि भाई यूनिट प्लेस पे 0 या कोई इवन नंबर हो। इवन नंबर का मतलब 2 हो, 4 6 8, ये अगर नंबर है तो फिर वो आपका 2 से डिविजिबल होगा, लास्ट में यूनिट डिजिट। ठीक है, क्लियर है, ये क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट होनी चाहिए। क्लियर है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, 3 की डिविजिबिलिटी सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। मतलब जो संख्या दी जाए उसके सभी अंकों का योग अगर 3 से कटता है, जो नंबर आपको दिया जा रहा है, जैसे ये लिखा है 7352, अगर इनको जोड़ने पर हमने मान लो इनको जोड़ा, 7 3 10 और 5 15 16 17, हमने देखा कि 17 जो है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है नहीं, डेसिमल आ जाएगा, तो फिर ये संख्या 7352 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 4 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे हैं किसी भी संख्या के तो फिर वो संख्या 4 से कटेगी। 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, 5 की 0 या 5 हो, यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 या 5। 6 की डिविजिबिलिटी है 2 and 3 बोथ, मतलब जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटती है, ये ध्यान रखना, दोनों से कटनी चाहिए तभी वो 6 से कटेगी। अब जैसे 9 है, 9 3 से तो कटती है, 2 से नहीं कटती, तो ये 6 से भी नहीं कटेगी। लेकिन अगर हम 12 ले लें तो ये 3 से भी कटती है और 2 से भी कटती है, तो इसलिए ये 6 से भी कटती है। क्लियर। तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या हो गई कि 2 और 3 बोथ, दोनों से अगर कटेगी तो ठीक है, नहीं कटेगी तो फिर 6 से भी नहीं कटेगी। क्लियर। इसके बाद 7 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट का डिजिट है, लास्ट डिजिट को डबल करो, 2 गुना करना है, 2 गुना करके बची हुई डिजिट में, बची हुई संख्या में कह लो घटा दें, ये एक्चुअल में क्या करते हैं हम, इसके जो डिजिट है ना वो डिक्रीज करते चले जाते हैं। जैसे 5 डिजिट की संख्या है तो उसको 4 की बना ली, 4 के बाद फिर लास्ट अंक को डबल किया और बची हुई संख्या में 3 डिजिट की में घटा दिया,
फिर यही प्रोसेस रिपीट करते चले जाते हैं जब तक हमें समझ में नहीं आ जाता कि 7 से ये नंबर कट रहा है या नहीं कट रहा है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। कोई भी नंबर ले लेता हूं, कोई भी नंबर ले लेता हूं जो 7 से कट रहा हो, जैसे 3 9 8 2 3, मान लो यही करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट का डिजिट जैसे 3 है, इस डिजिट को हम डबल करेंगे, 3 2 जा 6, और बची हुई संख्या में, ये तो खत्म हो गया ना डिजिट, बची हुई संख्या में घटा देंगे तो ये आएगा 6, 12 से 6 जाएगा 7 9 3। फिर वही प्रोसेस करेंगे क्या कि हम इसको फिर डबल कर देंगे, 6 2 12, बची हुई ये फिर कट गया, बची हुई संख्या कितनी है 97, 397। अब इससे फिर घटा लेंगे तो 5 8 3 बचा। अब क्या किया हमने फिर इसको डबल किया, 5 2 जा 10, इसको माइनस फिर कर दिया बची संख्या से, तो ये बचा 28। 7 4 जा, अब हमें पता चल गया कि भाई 28 7 से कटता है, हाँ भाई कटता है, तो यही 7 की डिविजिबिलिटी रूल है। समझ लिया? फिर से बता देता हूं, लास्ट डिजिट का डबल बची हुई डिजिट में जो डबल करोगे उसको हटा दोगे। 3 का स्क्वायर किया, मतलब 3 का डबल किया 6 आया, बची हुई संख्या से माइनस कर दिया, ये बचा, फिर इसका 6 डिजिट लिया, डबल किया, बची हुई संख्या से माइनस कर दिया, फिर इसका 5 बचा, डबल किया, बची हुई संख्या से माइनस कर दिया, तो 2 डिजिट की संख्या आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। क्लियर हुआ यहां तक? इसके बाद हम चलते हैं 8 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो 8 की डिविजिबिलिटी में हमारा क्या है, तो 8 की डिविजिबिलिटी है हमारी कि लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, तो वो संख्या पूरी 8 से कटेगी। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसके बाद 9 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल 3 की तरह है, बिल्कुल 3 की तरह, बस वो उसके जो भी डिजिट का सम 3 से कटना चाहिए, इसमें सारे डिजिट का सम किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। क्लियर? 10 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट में 0 हो, 10 की डिविजिबिलिटी ये है। 11 की डिविजिबिलिटी क्या है, सम स्थानों का योग, सम इवन प्लेस का सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग का अंतर 11 से, या ऐसे समझ लो, पहले 0 आ जाए, ऐसे लिख लो, का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, तो वो संख्या 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर? मैं एग्जांपल एक ले लेता हूं, जैसे कि समझा देता हूं 11 का। जैसे हमने ले लिया, कोई भी संख्या ले ली 11 से, जैसे ये ले ली 6 2 5 6 8, ये ले ली, तो इसके सम स्थानों का योग, तो 6 5 और 8 को जोड़ो, 6 5 11 और 8 19, चाहे किधर से ले सकते हो, इधर से भी इधर से भी, 19 माइनस ये विषम स्थान सम स्थानों के 6 2 8, तो 19 से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 11। या तो यहां 0 आ जाता, या 11 का मल्टीपल मान लो 11 ही आ गया, या 22 आ जाता, 33 आ जाता, 44 आ जाता, तो भी ये संख्या 11 से पूरी कट रही होती। क्लियर है? 12 के लिए क्या करेंगे, 12 की डिविजिबिलिटी ये होती है
कि जो संख्या 3 और 4 बोथ दोनों से कटेगी वो संख्या हमारी 12 से भी कटेगी, क्योंकि 12 3 और 4 का ही एलसीएम है। ठीक है, क्लियर है। 13 जो है वो उसकी 7 की तरह होती है, उसके डिजिट का सम करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं सीटेट और इन चीजों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट 3, 9 और 11 की डिविजिबिलिटी इंपॉर्टेंट बहुत होती है। बाकी की कभी पूछ लिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ये मेन चीजों आपको याद रखना है। 3, 9, 11 की डिविजिबिलिटी सबसे ज्यादा पूछी जाती है और इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 3 की क्या है, सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल हो। 9 का भी सेम रूल है और 11 का जी है मैंने आपको बता दिया, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे आपका कुछ चीजें डिविजिबिलिटी पे ही मैं बता देता हूं, कुछ चीजें डिविजिबिलिटी पे बता देता हूं। क्या है कि देखिए डिविजिबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ में बहुत जगह यूज होता है। क्लियर, बहुत जगह यूज होता है। हम शॉर्टकट्स भी बना लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं वहां भी यूज कर लेते हैं इसको, क्योंकि डिविजिबिलिटी जानना हमें जरूरी है। और ज्यादातर कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से के थ्रू ट्रिकी क्वेश्चन करा के पूछ लेता है। तो हमें कुछ चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जैसे कि 7, 13 जो संख्या है। अब मैं रिपीट करता हूं, जैसे कुछ चीजें हैं जो रिपीट हो जाती हैं, मैं आपको बताता हूं। 7, 11, 13, 7, 11 और 13, इसका रूल समझ लो। अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट हो रही है, कोई संख्या 6 टाइम अपने में सेल्फ रिपीट हो रही है, जैसे कोई भी संख्या ले लो, कोई भी डिजिट ले लो, 2, 2, 2, 2, 2, 2, देखो ये 6 बार खुद नंबर रिपीट हो रहा है। अगर कोई संख्या 6 बार अपने से रिपीट हो तो वो संख्या 7, 11 और 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। क्लियर, देख लो। अगर हम इसको देखें, 11 का ही रूल लगा लो, कोई भी रूल लगा लो इसमें से। 11 का अगर हम रूल लगाएं तो 2 + 2 4 और 2 6, माइनस 2 4 6 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सीधी सी बात है ये संख्या 11 से डिविजिबल है। 7 का रूल लगा लो, रिवीजन भी हो जाएगा। 7 का अगर हम देखें तो इसको डबल किया, 4 आया, घटा दिया, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, 8, 1, 2, 2, 2। क्लियर, इसको डबल किया, 16 घटा दिया तो ये 0 आ गया, 2, 2 आ गया। इसको डबल किया, घटा दिया 10, 0, 1, 2। ठीक, 21। अब 210 है, हमें पता है 210 7 से कंप्लीटली, 7 या 21 30 बार चला जाएगा, 7 या 21 30 बार चला जाएगा, मतलब ये संख्या 7 से भी कट रही है। आप लोग समझ रहे हैं बात को? फिर से समझ लो। कोई संख्या 6 बार अपने में ही रिपीट हो, कितने बार? 6 टाइम अपने में ही रिपीट अगर होती है तो वो संख्या किससे कटेगी? 7, 11 और 13 से कटेगी। इसके बाद आप दूसरी चीज समझ लो, 7 और 11 में, 7 और 11 का रूल क्या है कि कोई डिजिट अगर 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट होता है, 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट होता है, जैसे 1 2 3 और 1 2 3 ऐसे ले लिया, तो ये 11 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। देखो 2 और 1 3 4 और 2 6, 2 1 3 और 3 6 कट रही है। बात क्लियर है? मतलब 3 डिजिट का नंबर, ध्यान रखना, 3 डिजिट का नंबर अगर 2 बार आपस में रिपीट हो जाए, कोई भी संख्या ले लो, 6 7 8, लगातार भी जरूरी नहीं है,
ये कोई लगातार जरूरी नहीं है, जैसे लिखा है 2 5 3 और 2 5 3 फिर लिखा है, तो ये संख्या कंप्लीटली 11 से और 7 से डिविजिबल होगी। देखो 3 2 5 और 5 10, 5 2 7 और 3 10, 0 आ गया, या 11 का मल्टीपल या 11 आ जाए। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये डिविजिबिलिटी के कुछ एक्स्ट्रा रूल हैं जिनको हम जानना बहुत जरूरी है। जानने से क्या होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई घुमा के कोई भी क्वेश्चन हो। अभी हम जब इसके बाद ये कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद जब हम इसके सारे क्वेश्चन लाएंगे तो उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे जो आप इन चीजों को यूज करेंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी हर बुक में लिखी मिल जाएगी, हर बुक में मिलती है, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं जिन पे ही क्वेश्चन आते हैं। जनरली जो रूल है उन पे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, लेकिन हमें अवेयर अब तैयारी तो पक्की करके रखना है कि बहुत मजबूती से तैयारी हो, कहीं से भी कोई भी चीज अगर पूछता है तो उसको दिक्कत ना हो। या इसके आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ जाएगा रोमन। अगला था रोमन वाला, तो ध्यान से समझना है इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन हमें चूंकि आपको कंप्लीट सिलेबस कराना है तो हम कराएंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका मिस ना हो, क्योंकि ये चीजें जो हैं आपकी वो हिडन होती हैं। टीचर बहुत पढ़ाते हुए मिलते हैं आपको, इधर उधर की चीजें पढ़ाएंगे जो बहुत कॉमन है, सभी पढ़ा रहे हैं वही पढ़ाते हैं। मैं चाहता हूं कि आपका कोई भी चीज किसी भी तरीके से ना छूटे, ठीक है। तो रोमन अंक में हम देखेंगे, रोमन डिजिट जो होता है 1, इससे डिनोट होता है 5, इससे डिनोट होता है IV, ठीक है। और 10 जो है वो X से, या उसी सीक्वेंस में लिख लेते हैं, जो 10 है वो किससे डिनोट होता है? X से। C 100 से, M 1000 से। मैं भी आप यहां से याद करके जाओगे, ये सब चीजें आपको मैं याद करा दूंगा, रटा दूंगा, आप याद करके जाओगे। क्लियर? तो हमेशा याद रखना इसके रूल्स होते हैं, बगैर रूल के ये चीजें नहीं समझ में आएंगी। बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत आराम से समझेंगे इन चीजों को। मुझे कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है कि भागते चलें जिससे आपको आधी अधूरी चीजें आए। मैं चाहता हूं आपको कंप्लीटली ये चीजें कन्वर्ट हो, कंप्लीटली आप इन पे वर्क करें, अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें और आप इनमें सफल हो। तो आप देख रहे हो I5 जो 1 है वो I से डिनोट होता है, 5 है वो V से, X है वो 10, C है 100 और M है 1000। ये इस तरीके से होता है, ठीक। अब अगर हम इसकी बात करें, V L D, मैं सीक्वेंस में उसी तरीके से लिखूंगा जिससे आपको याद करा सकूं। तो 5 होता है, L 50 होता है, D 500 होता है। D कितना होता है? 500। तो आप इसको सीक्वेंस में लिखिए, V5 L 50 और D 500। और एक 1000 भी होता है, वो M जाता है, M 1000 हो जाता है। क्लियर? अब इसके बाद हमें इनको याद कैसे रखना है, उनकी चीजों को हम उनको समझेंगे। देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, इसके रूल्स होते हैं, कब चीज कहां आएगी, क्या चीज रिपीट होगी, क्या चीज रिपीट नहीं होगी। अगर कोई चीज पहले आ रही है तो वो
पहले आने पर माइनस होगी या प्लस होगी, पहले कौन आएगी बाद में कौन आएगी, ये काफी इसके टॉपिक है, मतलब काफी चीजें हैं और कुछ है नहीं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ चीजें याद रखने वाली हैं, आप करने लगोगे। क्लियर? तो अब हम इसको फिर से एक चीज समझ लेते हैं कि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे सीक्वेंस में लिखो इसको, ये I X C और M, तो I 1 हो गया, 10 हो गया, C 100 हो गया और M 1000 हो गया। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? याद कैसे रखोगे? I X C M, I 1 X 10 C 100 और M 1000। क्लियर? इसके बाद इस सीक्वेंस को एक साथ लिख लेना, V5 L 50 और D 500। पहले आता एक कंप्यूटर में होता है VLC मीडिया प्लेयर, तो C चूंकि छोटा है तो C की जगह हम यहाँ पे याद रखने के लिए सिर्फ C की जगह हम क्या ले सकते हैं, D, और D 500 होता है। तो V सबसे छोटा 5, L उसके बाद 50 और D उसके बाद 500। बात समझ में आ गई? ऐसे हम इनको याद रख सकते हैं बड़े आराम से, अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद इसके जो रूल्स हैं हम उन पे चलते हैं। रूल क्या है? कोई भी रोमन नंबर का डिजिट है वो सिर्फ अपने अलावा 2 बार रिपीट और होगा। एक एक करके समझते चलेंगे इनको। कितने बार रिपीट हो सकता है? मैक्सिमम 2 टाइम्स। पहला रूल क्या हो गया कि ये जैसे कि 1 होता है ना, ये 1 है, तो ये सिर्फ एक अपने के बाद 2 बार रिपीट और हो सकता है। ये अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे 4, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो एक कोई डिजिट है वो सिर्फ कितने बार रिपीट हो सकता है? सिर्फ 2 बार रिपीट हो सकता है। अगर 3 बार रिपीट कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद जो रिपीट होता है आगे वो एक्चुअल में जुड़ जाता है। जैसे इसको आप 1 जानते हो, इसको 2 जानते हो, इसको 3 जानते हो। क्यों? एक ये जो ऐसे नंबर होता है ये जुड़ जाता है। एक्चुअली क्या बन जाता है? 2। 3 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3। ये इसका रूल होता है। मतलब ये क्या हो जाते हैं? ये चीजें जुड़ जाती हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद आपका जो रूल आता है वो क्या है? इसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो V, L और D है ये अपने में कुछ रूल्स रखते हैं। क्या रूल्स रखते हैं? कि V, L और D कभी भी ना तो रिपीट होते हैं ना किसी से घटते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये 10 हो गया और ये 1 हो गया, मतलब ये 11 लिखा है। इसी तरीके से अगर इसको ऐसे लिखा जाता है तो इसका मतलब ये 10 है और इसमें 1 घट गया तो ये 9 आ गया। मतलब कहने का कि ये चीजें एक दूसरे में जुड़ती और घटती हैं, लेकिन ये ना तो रिपीट होता है, जैसे ये रिपीट हो जाता है ना, 20 लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, लेकिन ये V, L और D ना ही रिपीट होगा ना ही रिपीट होगा और ना ही सबट्रैक्ट होगा। मतलब ना रिपीट होगा और ना घटेगा। ये चीज हमेशा याद रखेंगे। VLD जो है वो ना तो किसी से घटता है और ना कभी भी रिपीट होता है। क्लियर? इसके बाद इसके जो रूल हैं
आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया? फिर से मैं बता देता हूं एक बार। देखो, मैंने ये बताया था आपको कि ये जो रिपीट होते हैं डिजिट, वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसी वजह से ये 1 2 3 बनता है। इसके बाद जो आपका VL और D है, VL और D है, ये कभी भी VL और D ना तो रिपीट होंगे और ना कभी भी सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, रिपीट का तो आप यहां समझ रहे होंगे ये चीजें, लेकिन सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्ट का मतलब ये है, जैसे ये जुड़ रहा है, घट रहा है, ये नहीं होगा, घटेगा नहीं। क्या नहीं होगा? सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। क्लियर? आगे देखते हैं। अब देखो, इसका एक और आगे का रूल है, रूल नंबर 3। क्या रूल है तीसरा? कि ये जो रोमन डिजिट होते हैं, इनमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर इसमें दो बातें होती हैं, एक बड़ा नंबर और एक छोटा नंबर। इसके भी रूल है, बड़ा नंबर राइट में है या लेफ्ट में है। जैसे देखो क्या होगा, इसका रूल बहुत ध्यान से समझना। अगर बड़ा नंबर राइट में है और छोटा नंबर लेफ्ट में है, मान लो 5 लिखा है, ये ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 5, और इसकी वैल्यू होती है 10। जब बड़ा नंबर इधर है, लेफ्ट में है, चाहे ऐसे लिख लो, और छोटा नंबर राइट में है, तब क्या होगा? बड़े से छोटा घटेगा, बड़े से छोटा क्या होगा? घटेगा। बात समझ में आ गई? इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 - 5 बराबर 5। लेकिन अगर यही उल्टा काम हो, क्या हो कि ये ऐसा लिखा हो, अगर अब देखो बड़ा नंबर लेफ्ट में लिखा है और छोटा नंबर राइट में लिखा है, जब ऐसी स्थिति होगी तो ये क्या होगा? जुड़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एक को याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो x जो है, x की वैल्यू 10 है और v की वैल्यू 5 है। हमने देखा कि 5 राइट में है और बड़ा 10 लेफ्ट में है, तब इस स्थिति में इसकी वैल्यू होगी 10 + 5 बराबर 15। आप लोग समझ पा रहे हैं हमारी बात को? फिर से मैं एक बार बता देता हूं, थोड़ा सा टेक्निकली पॉइंट है। अगर बड़ा नंबर राइट में है, छोटा लेफ्ट में है, अब देखो इसको याद कैसे रखोगे? कुछ चीजें होती हैं जिसको समझने से, बुक की तरीके से या पढ़ाई की तरीके से समझोगे तो दिक्कत होती है, उसको याद रखने में, उसको समझने में। तो जब ऐसी सिचुएशन फंसे तो आप क्या करो? ऐसी चीजों में अपनी लॉजिक अपनी तरीके से लगा के समझो। मैं समझाता हूं कैसे। एक बात बताओ, ये कुछ ऑड नहीं लग रहा है? 5 और 10 ऐसे लिखा है, तो 5 और 10। अगर हम घटाने की बात करें, एक ही चीज दिमाग में रहेगी, या जुड़ेगा या घटेगा। तो अगर हम घटाने की बात करें तो क्या ये सुटेबल लग रहा है? 5 से 10 घटेगा? नहीं घटेगा ना। तो हम क्या करेंगे? 10 से 5 घटाएंगे। लेकिन अगर ये 10 और 5 लिखा है, अब अगर हम आपसे कहें प्लस माइनस में इसमें क्या सुटेबल पड़ेगा, तो आप सीधा कह दोगे सर क्या हो जाएगा यहां पे? 10 + 5 मतलब 15। फिर से समझाता हूं इस बात को। देखो ध्यान से समझना, अगर छोटा नंबर पीछे है, बड़ा आगे है, छोटा नंबर पीछे है, बड़ा आगे है, तो आप क्या करना? इसको घटाना है। क्यों घटाना है मैं बताता हूं। कैसे करोगे, याद कैसे रखोगे?
कि भाई घटेगा कब, जब छोटा नंबर पीछे है और बड़ा आगे है। मतलब आपको अपोजिट सोचना है। क्या सोचना है? अपोजिट, कि छोटा नंबर पहले लिखा है, बड़ा बाद में लिखा है। अगर हम घटाने का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो क्या जाएगा, ये आगे ही जाना चाहिए, यानी कि 10 में 5 माइनस होना चाहिए। और अगर बड़ा आगे लिखा है और छोटा बाद में लिखा है, अगर जोड़ने की या घटाने की बात करें तो यहां हमें सीधा सुटेबल दिख रहा है कि अगर हम इसको जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। आपको याद रखने के लिए बस इतना याद रखो कि अगर बड़ा नंबर बाद में है तो घटा देना है और बड़ा नंबर पहले है तो जोड़ देना है। मैं लिख दे रहा हूं, बड़ा नंबर, बड़ा डिजिट कर लो, बड़ा डिजिट बाद में हो तो घटाएंगे, एक को याद रखो, दूसरा अपने आप याद होगा। और बड़ा नंबर, बड़ी डिजिट पहले हो तो ऐड कर देंगे। समझ में आ रही है बात? इन दो नियमों से, इन दो रूलों से आप रोमन डिजिट और इसके पहले 2-3 जो रूल बताए हैं उनको यूज करके आप रोमन डिजिट का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। आप इस पे प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए। गणित है, मैथ है, थोड़ा सा डिवोटी होना पड़ेगा, चीजों को घुस के समझना पड़ेगा। इसके आगे के मैं क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? कुछ क्वेश्चन देता हूं, उसको आप करके लाओगे। क्लियर? क्वेश्चन करना है आपको, क्वेश्चन लिखना है, ठीक है? क्वेश्चन लिखना है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, आप इनको रोमन डिजिट में कन्वर्ट करके लाना, ठीक है? किसको? 90 को 90 को लाना, 80 को लाना, 65 को लाना और 83 को लाना, 3 को लाना, ठीक? इसके बाद हम आपको एक चीज और बता रहे हैं इसमें नेक्स्ट, कि अगर बार लगा हो किसी भी डिजिट पे, जैसे 5 पे बार लगा है तो ये डायरेक्टली 1000 टाइम्स हो जाता है। कितना हो जाता है? 1000 टाइम्स। तो आप 5 की वैल्यू सीधा ये लिखोगे और बार का मतलब आप 1000 का गुणा कर दोगे तो ये आपका आंसर इतना आ जाएगा। मतलब बार का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा 1000 गुना कर देना। क्लियर? और इसके बाद आप एक चीज और लिख लो, जैसे कोई संख्या दी जाए आपको, मान लो ये लिखा है और इस पे बार लगा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसकी वैल्यू 1 है और बार की वैल्यू कितनी है? 1000। तो ये क्या हो जाएगा? 1000। बात क्लियर हो गई? मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन दिए हैं उनको डिस्कशन करूंगा और जो आगे के रूल्स हैं जो भी हैं उनको जरूर मैं आपको बताऊंगा, कंप्लीट करूंगा सिलेबस को। 1 बाय 1 वीडियो आते जाएंगे। आपको चैनल अगर अच्छा लग रहा है आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम ज्यादा लोगों को रीच बढ़ा सकें, लोगों तक पहुंच सके वीडियो, और आप प्रॉपर उन चीजों को चैनल पे रह के आप प्रॉपर सिलेबस को कवर कर सकें। क्लियर? एपेक्स राजेंद्र क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कुछ मिल रहा है यहाँ से, तो इतना आप जरूर करें कि इसको ज्यादा से ज्यादा इसमें कमेंट्स, आप में अगर कोई आपको डाउट भी होता है तो आप नो डाउट आप
कमेंट्स करिए, आप बताइए कि इसमें सर ये चीज का डाउट हो रहा है, इन बातों का डाउट हो रहा है, जो भी आपको डाउट आता है दिमाग में या जो भी चीजें आपको सुटेबल लगती हैं कि हमें ये बोलना चाहिए इस जगह, आपका मोस्ट वेलकम एपेक्स राजेंद्र में। आप जरूर जरूर कमेंट्स करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो बैक टू बैक जो भी मिल रहे हैं आप उसका प्रॉपर बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।